पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी, जियो टीवी के एंकर पर्सन, रोजनामा जंग के सीनियर एडिटर, तज्जिया निगार और जियो टीवी के एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम के होस्ट सोहेल वड़ाइच के एजाज में ओवरसीज पाकिस्तानीज की जानिब से ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के एक मकामी रेस्टोरेंट में एक इशाया दिया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम डेमोक्रेट पार्टी के रुकन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तानी कम्युनिटी के समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर और ताज ग्रुप ऑफ कंपनीज न्यूयॉर्क के रूह रवां मोहम्मद नईम और उनके बेटे ज़ीशान नईम, अरसलान नईम और रहमान नईम की जानिब से किया गया। इस प्रोग्राम में मकामी सहाफ़ियों, सहाफ़त से दिलचस्पी रखने वालों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों की और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ कारी मोहम्मद एजाज अल हुसैनी ने तिलावत कलाम पाक से किया। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا राजा रज़ाक ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। जिन लोगों को ये शक है करम उनका महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मान है, आज वो माइल बात और भी कुछ मान। मोहसिन ज़हीर साहब ने प्रोग्राम की खूबसूरत नज़ामत की। आज की इस तकरीब में मैं आप सबको आज की इस तकरीब के जो मेज़बान हैं जनाब मोहम्मद नईम साहब और चौधरी सरवर साहब जो को होस्ट हैं, इनकी जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारे दरमियान जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान के एक कोना मश्क, एक मैं समझता हूँ कि लिविंग लेजेंड भी हैं सोहेल वड़ाइच साहब, सहाफ़त में एक बड़ा नाम भी है और बड़ा मुनफरद मुकाम भी रखते हैं। उनके साथ आज हम मौजूद हैं। सोहेल वड़ाइच साहब सब के साथ एक दिन जियो के साथ मनाते हैं और आज हमारी खुशकिस्मती भी है, हमारे लिए ये ऑनर भी है कि आज हम सोहेल वड़ाइच साहब के साथ एक दिन या एक शाम मना रहे हैं। तो सोहेल वड़ाइच साहब, मैं आपको आपके जो आज मेज़बान हैं सरवर चौधरी साहब, मोहम्मद नईम साहब के जो दोनों बेटे हैं, उनकी जानब से आपको और जनाब मुनीर अहमद खान साहब, आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। मुनीर अहमद खान साहब का भी तारुफ मैं करवा दूँ। मुनीर खान साहब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, जो कि पाकिस्तान में एक बड़ा मुतहर्रिक थिंक टैंक भी है, उसके चेयरमैन हैं। और इसके अलावा मुनीर खान साहब नेशनल प्रेस ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन भी हैं, वापडा के साबिक एडवाइज़र भी रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत के अलावा सहाफ़त के शोबे में ये एक बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत है। बतौर मीडिया का जो हमारा खान साहब के साथ भी बड़ा पुराना और दरीना ताल्लुक़ रहा है, तो मैं मुनीर अहमद खान साहब को भी आज ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो आवाज़ है, इसी तरह मियाँ अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल वड़ाइच साहब का ताल्लुक़ चूँकि जियो और जंग मीडिया ग्रुप से है, तो सोहेल वड़ाइच साहब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मदर ऑर्गेनाइजेशन से जिनका एक ताल्लुक़ है, उसको रिप्रेजेंट अमेरिका में अजीम मियाँ साहब कर कहते हैं। तो अजीम मियाँ साहब आज हमारे मेहमान नहीं बल्कि हमारे मेज़बान भी आ मियाँ साहब। मियाँ साहब आपका शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहम्मद नईम साहब से, जिन्हें हम प्यार से, और चौधरी सोहेल वड़ाइच साहब भी उस्ताद नईम कहते हैं, कि वो भी फॉर्मली चौधरी साहब को, मुनीर अहमद खान साहब को वेलकम भी करें और इनके बारे में
कुछ मैं इनसे गुजारिश करूँगा, कुछ ज़रूर बात करें। मैं को न्यूयॉर्क गवर्नमेंट में शामिल कहता हूँ। इनके साथ करीब कर मेरा तल्लक तकरीबन 30 साल पहले से है और हर मुश्किल वक्त में इन्होंने मेरी हेल्प की है। इनका भी और नीलम खान साहब को भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये तशरीफ लाए यहाँ और मुझे इज्जत बख्शी। नाइब साहब के बाद रिक्वेस्ट करते हैं चौधरी सरवर साहब से, चौधरी साहब भी आपको उसमें आज सेक्शन में वो भी तशरीफ लाए और तो ये हमारी आज खुशखबरी है कि सुहेल वड़ैच साहब जो कि एक एनजीओ के साथ और बड़े सीनियर और लर्नर हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनके तस्वीर बड़े बैलेंस होते हैं और उनके साथ हमारे मेरे पुराने दोस्त वज़ीर अहमद खान, वो बेसिकली आरवाला से हैं, मैं भूरेवाला से हूँ लेकिन लाहौर में वो रहते हैं। लेकिन वो भी आपको पता है कि थिंक टैंक के मेंबर हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने रिज़ाइन दिया है या जॉब छोड़ दिया है NPT नेशनल प्रेस ट्रस्ट के। तो ये बात हो रही है कि हम ओवरसीज़ हैं, हमारा सुहेल वड़ैच साहब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरा ख्याल वहाँ के लोग उतना नहीं सोचते या इतनी मोहब्बत नहीं करते वहाँ के मसाइल के बारे में। वो लोग गवर्नमेंट तो करती है कोशिश, लेकिन हमारे जो लोग हैं इनके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और उसी के तहत कोई मुस्लिम लीग नून का है, कोई पीपल पार्टी का है, कोई ये PTI का है, मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक है। हर कोई आदमी अपने अंदाज से सोचता है, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता है। यही हमारा एक एम है। ये एक अलग बात है कि हम मुख्तलिफ एंगल से उसको सोचते हैं। तो उसमें 2-3 बातें मैं ऐसे ओवरसीज़ के लिहाज से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अमेरिका में रहते हैं। इसे जैसे कहते हैं कि अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई विल से लैंड ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर मेरे मुल्क में भी सुहेल वड़ैच साहब डेवलप हो जाए, जिसमें अफोर्डेबिलिटी सबसे टॉप पर है मेरे नज़दीक एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट। जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA पोलिटिकल साइंस भी किया हुआ है, ये मेरा शौक़ था, वो कि मैं पेशे के लिहाज से फार्मासिस्ट हूँ। तो उसमें अफोर्डेबिलिटी का हमारे मुल्क में, मेरे मुल्क में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुसला है। वहाँ अगर अफोर्डेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, सियासतदानों की तो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर दूसरे जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जनरल हैं, जजेज हैं या ब्यूरोक्रेट हैं या और भी लोग हैं, अगर उनकी भी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। उसकी मैं 3 मिसालें देना पसंद करूँगा। अभी जो बाइडन साहब, जनाब वड़ैच साहब, जो बाइडन साहब इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट हैं और उनका बेटा जो हंटर बाइडन है उसकी अरेंजमेंट हो रही है या हो चुकी है। तो ये एक आप इस सिस्टम की खूबसूरती देखें। इसी तरह रॉबर्ट, उसको बाप टोरसिली, हमारा 100 सेनेटर होते हैं, उसमें वो न्यू जर्सी से बॉब मेलेंडस, नॉट टोरसिली, आई एम सॉरी, वो उसके अभी रिसेंटली वहाँ उसकी भी आप कह रहे हैं कि वहाँ काफ़ी सारा कैश और कुछ चीज़ें मिली है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये मैं लाभ की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को देखें, वो कितना पावरफुल प्रेसिडेंट था दुनिया का और अमेरिका का, उसका भी आपके सामने ये अभी वो क्राइसिस में है, उसका इंतसाब हो रहा है। तो और आखिरी बात, डेमोक्रेसी, वी लव डेमोक्रेसी। हम पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक है। तो इसलिए हम हर कोई आदमी अपने एंगल के लिहाज से सोचता है और पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता है। तो हमारी फिर ये ख्वाहिश है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्री में लोग पार्टियों को छोड़कर एक इंटरनेशनल ओवरसीज़ के जो डायफोर्म हैं वो बन रहे हैं, ताकि हम वहाँ के जो भी लोग हैं उनका कोई इंसाफ कर सके, अकाउंटेबिलिटी कर सके। भी करता हूँ। और मियाँ अजीम साहब का जैसे जिक्र किया, एक तो मैं चाहता हूँ कि मियाँ साहब एक आपको
मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंटेटिव किया सी से, और हमारे सीनियर जो एक जर्नलिस्ट हैं उस सी से भी मियाँ साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएँ, आपको वेलकम भी करें, और मुख्तसरन जो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मामला हैं वो उस पर भी वो गुजारिश करें। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज सुहेल वड़ाई साहब और मीर खान साहब की मौजूदगी में मतलब कि कुछ कहने के लिए मुझे कहा गया। सुहेल वड़ाई से मेरा ताल्लुक़ एक सहाफ़ी से सहाफ़ी का नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा मतलब कि गहरा ताल्लुक़ पड़ता है। और ये है कि जब कभी सुहेल साहब से मुलाकात हुई, अपने कद बड़ा होने के बावजूद इन्होंने मुझे बड़ा भी समझा, और हर जगह इन्होंने, जब मैं पाकिस्तान भी गया तो हर जगह इन्होंने मुझे राय की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहाफ़त के मैदान में सुहेल वड़ाई साहब ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, ये वो यकता किस्म के सहाफ़ी हैं कि जियो के साथ एक दिन जैसा प्रोग्राम और स्टाइल सवालात करने के अलावा इनका एक एक लहजा अदायगी जो है वो अवाम में इतनी मकबूल हुई कि लोगों ने उसकी पैरोडियाँ भी बनाई, लेकिन उस चीज़ को अपनाया। दूसरी बात यह है कि उस अपने प्रोग्राम से हटकर सुहेल वड़ाई साहब के जो तजिए हैं वो खाली टीवी के तजिए नहीं, बल्कि वो तजिए जो हैं हुकूमत को भी मुतासर करते हैं और यकसा वो अपोजिशन को भी मुतासर करते हैं, और आवाम भी जो है उनको उसी काम के साथ सुनती है कि जिस तरह से कोई मोतबर शख्स कह रहा हो। तो एक सहाफ़ी के लिए अपनी साख, अपना एतबार और अपना इम्पैक्ट जो है वही उसकी कमाई होती है। और सुहेल साहब ने ये कम उम्री में ये सारी कमाई कर ली है, अब जो है ये प्रॉफिट पर चल रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मुल्क में जो है ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पुरआशौक दौर में भी, जबकि मुश्किलात हैं और हर जगह जो है क्यास और कन्फ्यूजन, उसमें भी जब सुहेल वड़ाई किसी पैनल में बैठ के बात करते हैं तो इनकी बात का जो है अंदाज़ और इनकी अप्रोच और इनका तज़किया जो है वो महफूज होता है। तो एक सहाफ़ी के तौर से, और वो भी मौजूद सहाफ़ी के तौर से, मेरा ये कहना जो है ये मेरे लिए खुशी की बात है। और आज सुहेल वड़ाई जो हैं जियो के साथ दिन नहीं गुजार रहे, बल्कि वो आपके साथ गुजार रहे हैं। आपके लिए, हमारे लिए ये बड़े खुशी का मुकाम है। बहुत शुक्रिया। मैंने अहमद खान साहब से भी गुजारिश की थी कि वो भी चंद बातें करें, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप और सुहेल वड़ाई साहब के दरमियान वो हाई ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम उनको दें। मियाँ साहब ने वड़ाई साहब के बारे में बड़ा अच्छी बातें की। मैं मुख्तसर कुछ बातें करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, लाहौर में मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैं और चौधरी सुहेल वड़ाई साहब लाहौर में कुलीग की हैसियत से हम काम करते रहे। सुहेल वड़ाई साहब के बारे में इनका तारुफ करवाना तो एक जो बड़ा रवायती सा फिक्र है कि सूरज को चिराग दिखाने है, लेकिन ये इनमें एक इनफरादियत है और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि तारीख का जो सबसे पहला ड्राफ्ट है वो सहाफ़ी लिखते हैं, जर्नलिस्ट लिखते हैं, फिर जो तारीख दान है वो किताबें रकम करते हैं, किताबें लिखते हैं। तो सुहेल वड़ाई पाकिस्तान के उन चंद एक साथियों में है, और जो चंद एक है उनमें सर फहरिस्त हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ दिन रात 3 से ज़ायद दहाइयों से, तो मैं विटनेस हूँ, इन्होंने दिन रात बड़ी मेहनत की सहाफ़त के शोबे में। और मुझे पता है कि रात को जब हम थक हार के जाते थे उसके बाद ये जाते थे, क्योंकि ये 30 साल से मैं देख रहा हूँ जब भी जंग और जियो में मैनेजमेंट पोजीशन में रहे हैं, और उस पोजीशन में होने का मतलब ये है कि रात 3 बजे तक फ़ोन आपका बजता रहता है। तो इसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर एक ऐसी किताबें लिखी हैं कि जो तारीख का और सियासियात के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खजाना है।
पाकिस्तान की तारीख का जो फर्स्ट ड्राफ्ट भी इन्होंने लिखा, फिर सेकंड ड्राफ्ट अपनी किताबों की शक्ल में लिखा है। सो पाकिस्तान की सियासत को अगर आप पढ़ना चाहें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ना चाहें, तो ज़रूर इनकी किताबों का मुताला करें। हर एक किताब जो है उसका हर एक वर्ड जो है और हर एक लफ्ज़ जो है उसमें आपको तारीख़ के बहुत से ऐसे पहलू जो हैं जो शायद हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों की वजह से ओझल ले कर, उनमें आपको एक बड़ी गहराई और बड़ा उसमें तजिया और बड़ी तहकीक नज़र आएगी। सो सुहेल बड़ाई साहब, आज आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। अमेरिका में जो ओवरसीज हमारी कम्युनिटी है, इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। हर वक्त फ़ोन में 10-15 मिनट के बाद फ़ोन जब खोलते हैं तो देखते हैं शायद कोई नई खबर आई है कि नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा अगर पाकिस्तान के मामला में दिलचस्पी रखते हैं, आपको तो मालूम है, आप हमेशा बाहर आते हुए बात करते हैं, वो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी बहुत कुछ आपसे आज जानना चाहेगी। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हमने फॉर्मेट कुछ आज इस तरह का बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सुहेल बड़ाई साहब को दें, और उसके बाद अगर कोई बात करना चाहे, लोधी साहब भी कह रहे थे चाहते तो एक सवाल जवाब की शक्ल में आप एक गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो बिला तख़ीर मैं एक बार फिर वेलकम करूँगा सुहेल बड़ाई साहब को, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज इस इस्तेमाल से खिताब करें। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बड़ी खुशी है कि एक दफ़ा फिर अपनों के दरमियान में मुझे न्यूयॉर्क के लोगों ने हमेशा मोहब्बत की है, और उनको भी न्यूयॉर्क के लोगों से, यहाँ के खुले दिल वाले लोगों से बड़ी मोहब्बत है। और यहाँ इतने हमारे दोस्त हैं, इतने अहबाब हैं कि कभी यहाँ बैरियत का, अजनबियत का एहसास तक नहीं हुआ। ऐसे ही लगता है कि अपनों के पास जा रहे हैं और वही बातें करनी हैं जो हम वहाँ करते हैं पाकिस्तान में। और मोहसिन ज़हीर साहब और हम तो इकट्ठे कोलीग थे। मियाँ साहब को हम उस वक्त जब हमने जर्नलिज्म शुरू की तो हम इनको आइडलाइज करते थे, क्योंकि ये अमेरिका से जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, यहाँ से करते थे रिपोर्टिंग। तो आज हम आप सबके दरमियान हैं। बाकी कोई हमारा 25 साल पुराना दोस्त है, 30 साल पुराना दोस्त है, तो सब आदाब बैठे हैं। और मुझे ये भी पता है कि जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं बड़ा दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान को अच्छा देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, और उसके लिए बेचारे यहाँ कुड़ते भी रहते हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि कुछ पाकिस्तान में ऐसा हो जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। लेकिन हम शायद इतने बदकिस्मत रहे कि हम आपसे जो हमें हासिल करना चाहिए था, जमहूरी शऊर, आपसे जो हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए थी, जो आपने जहाँ सीखा है, काश हम उसको वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते, आपकी बातों से कुछ सीख सकते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जबकि दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया जो बना है वो सारे के सारा ओवरसीज में बना है। चाइना की आज जो टेक्नोलॉजिकल पेशरफ्त है, चाइना का जो एटम बम है वो भी ओवरसीज ने बनाया है, और पाकिस्तान का एटम बम भी आपको पता है ओवरसीज ने बनाया है। तो लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से ओवरसीज का रोल नहीं कर सका जिस तरह नॉर्थ कोरिया या जिस तरह मैं बता रहा हूँ चाइना में बना। और उसकी वजह शायद हुकूमतों की पॉलिसी थी, शायद उसकी वजह बहुत सारी दूसरी खराबियाँ थी। इस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से हो रहा है, और बज़ाहिर इस वक्त जो फरीक हैं उनके पास कोई सोल्यूशन भी नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि काश मैं 35 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, जब भी हमें कोई चीज़ फेल होती नज़र आती थी तो हमें नज़र आता था कि इसके मुकाबले में ये उम्मीद की चीज़ है कि
یعنی اگر یہ حکومت چلی جائے گی تو اس کے مقابلے میں نئی حکومت آ کے شاید معاملات سنبھال لے گی. لیکن آج کل کے حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ نہ کوئی آلٹرنیٹ لگ رہا ہے, نہ کوئی متبادل پلان لگ رہا ہے, نہ کوئی ایسی سوچ نہ. مثلاً اکانومی ہے, اب آپ نے اس سال کے آخر تک $25 بلین واپس کرنے. اب آپ کہاں سے $25 بلین لائیں گے؟ بظاہر تو ان کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا. اور اگر نہیں ہم ادا کرتے تو ہم ڈیفالٹ ہوتے ہیں, اور ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا سے جو اکنامک روابط ہیں ان کا کیا بنے گا. دوسری طرف پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ملک کی ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے درمیان ایک انار اور ایک دشمنی جو ہے اس کی صورتحال ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بدقسمتی سے یہ آپس میں بجائے اس کے کہ بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے سے انتقام کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. پہلے جب پی ٹی آئی تھی تو وہ نون سے انتقام لے رہی تھی, اب نون جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل گئی ہے, وہ پی ٹی آئی سے انتقام لے رہی ہے. اس طرح تو نظام نہیں چلتا. میں چھوٹی سی ہمبل, ہم کو بہت بڑے لوگ تو نہیں ہیں, لیکن مجھے یہ چیز بہت پہلے سے نظر آ رہی. اور میں اپنے طور پر میں میاں نواز شریف کے پاس بھی گیا, 3 دفعہ عمران خان کے پاس بھی گیا, اور میں نے آ کے یہ عرض کی کہ بھائی عمران خان صاحب کو یہ آن ریکارڈ ہے, سب لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ یا آپ پولیٹیکل پارٹی سے صلح کر لیں یا فوج سے صلح کر لیں. ایک چیز تو آپ دونوں سے لڑ کے تو آگے نہیں جا سکتے. میں نواز شریف کے پاس گیا, میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں عمران نے آپ کے ساتھ برا کیا, چلو اب آپ اس سے برا نہ کریں, کم از کم اس سرکل کو روک دیں. کسی نے تو روکنا ہے. اگر آپ یہ روکیں گے نہیں, آپ پھر فوج کے ساتھ مل جائیں گے اور فوج کے ساتھ مل کے اس کو ماریں گے, تو پھر وہ آئے گا تو پھر وہ آپ کو مارے گا. پھر یہ تو جو سرکل ہے یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو پاکستان کے اندر دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور آئین جو ہے اس کی سربلندی ہونی چاہیے. میں جب سے امریکہ میں آ رہا ہوں, بدقسمتی سے پہلی دفعہ جب آنا شروع کیا تو اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا, تو ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ جمہوریت بحال ہونی چاہیے, آئین بحال ہونا چاہیے. جس طرح آپ کے ہاں جمہوریت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی جمہوریت پاکستان میں ہو, اور جو باقی ادارے ہیں ان کا رول کم ہو. لیکن یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے. میں دیکھتا ہوں انڈونیشیا کو, ملیشیا کو, ان کے کوئی مخالف ملک نہیں, لیکن جب پاکستان بنا تو بدقسمتی سے پہلے دن سے ہی آپ کو ضرورت پڑ گئی ایک ایسے ڈیفینس کی کہ جو انڈیا کے مقابلے میں لڑے. آپ نے ساری توجہ, یعنی پاکستان نے اپنی ساری توجہ پہلے دن سے اپنے ڈیفینس کی طرف شروع کر دی. تو ڈیفینس تو آپ نے مضبوط بنا لیا, ایٹم بم بنا لیا, فوج بنا لی, آپ نے ڈیٹرس بنا لیا, لیکن جو باقی ادارے تھے, پارلیمنٹ, باقی جو جتنے بھی ادارے ہیں سویلین, ان کو آپ بنا ہی نہیں سکے. نہ پارلیمنٹ کو مضبوط کر سکے ہیں, نہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو مضبوط کر سکے ہیں, نہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے احکامات مانے نہیں جا رہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ نئے سرے سے عزم کرنا ہوگا کہ سارے یہاں سیاسی پارٹیاں, پہلی تو بات ہے کہ ایک بات پہ نقطے پہ اکٹھی ہو جائیں, آئین اور جمہوریت. اگر یہ اکٹھے ہو جائیں اور وعدہ کریں کہ آپس میں جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, ہم بڑے خوش ہوئے تھے, اور میری عمران خان سے بھی بات ہوئی تھی اس پہ, اور وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو سراہتے ہیں. لیکن عملی طور پر ان کو ضرورت ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس میں ایگری کریں, اور ماضی میں جو ان کی محبت تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ کو رول ادا کرنا ہے, یا اب نواز شریف کی جو محبت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. سویلین اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے, اور پاکستان میں ایک شفاف جمہوری الیکشن ہونا چاہیے. جو بھی جیتے آپ اس کو موقع دیں اور وہ ملک کو چلائیں. یہی پاکستان کے آئین میں لکھا ہے, یہی قائد اعظم چاہتے تھے, یہی علامہ اقبال چاہتے تھے, یہی آپ نے 1973 کے آئین میں یہ طے کر دیا ہے. اور پاکستان وہ پہلا ملک تھا اسلامی دنیا میں جس نے یہ طے کیا کہ اسلام اور جمہوریت اکٹھے چلیں گے. آپ نے جو آئین بنایا ہے یہ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں ایسا آئین نہیں ہے.
یہ اتنا اچھا آئین ہے کہ اس میں آپ کی مسلمانیت کا بھی جو دفاع کیا گیا ہے اور آپ کی جمہوریت کا بھی دفاع کیا گیا ہے. میری اب بھی خواہش ہے کہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو الیکشن کے بارے میں. کیسے الیکشن ہونے ہیں, سب نے ماننا ہے ان الیکشنوں کو, شفاف کیسے ہوں, کس طرح سے ان کو یقینی بنایا جائے. اب اگر ایک پارٹی فوج کے ساتھ مل جائے گی, دوسری پارٹی کو فوج مارنا شروع کر دے گی, یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا. یا جس طرح 2018 میں ہوا کہ فوج PTI کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ نون کو مار رہی تھی, یہ بھی کوئی الیکشن نہیں. تو یہ اگر آپ اپنے لیے ایک چیز پسند کرتے ہیں تو اپنے مخالف کے لیے بھی وہی پیمانہ رکھیں. یہ نہ اپنے اپنے پیمانے الگ نہ بنائیں کہ فوج میرے ساتھ مل جائے تو فوج اچھی ہے, فوج اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو فوج گندی ہے. یہ پیمانہ غلط ہے. اس پیمانے سے نکلیں, اصول بنائیں, اور اصول ہے جمہوری اصول, آئینی اصول, جمہوریت کا اصول. اس اصول پہ چلیں گے تو پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. کسی کوئی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے, مختصر کویسچن ہے تو جی لو شیخ بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں کوئی اسپیچ نہیں کر رہا, لیکن آپ کو دیکھ کے ایک روشنی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان سے ایسی شخصیت جو پاکستان کے ماضی اور حال کے اور مستقبل کے بارے میں بہت تجربہ رکھتی ہے. لیکن برا مت منائیے گا, آپ کی اسپیچ سے, آپ کی بات چیت سے, آپ کی موت سے بہت مایوسی ہوئی کہ پاکستان کس طرح جا رہا ہے. آپ نے بہت اچھی باتیں کی پاکستان کے بارے میں. ہم یہ لوگ جو بیٹھے ہیں پاکستانی اوورسیز میں, ہم ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں تو انٹرنیٹ کھولتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کاش کوئی اچھی خبر ہو پاکستان سے, باخدا اس کو عرصہ گزر گیا. آپ نے ساری باتیں اچھی کی ہیں, لیکن کوئی حل نہیں ابھی تک سامنے آیا جس پہ عمل کیا جائے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے جب سے ہمیں ہوش آیا ہے, یا امریکہ ہے یا اسکول کالج یونیورسٹی کے بعد جو سیاسی میدان میں آیا ہے یا صحافی میدان میں آیا ہے, ہمیشہ یہی سنا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں. بات تو یہ ہے کہ میں تو بالکل آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور میری تو آج سے یہ رائے نہیں ہے. میں 1985 سے 86 سے اسی رائے کا حامل ہوں کہ آرمی ہیز نو بزنس ٹو انٹرفیئر ان دی پالیٹکس. لیکن دوسری طرف بھی ذرا دیکھیں کہ اس کا دوسرا رخ کیا ہے. میں یہ اپنی رائے یا آپ کی رائے کو چھوڑ کے ذرا حقیقت حال کی طرف جاتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو پہلے دن ہی آپ کو ایگزسٹنشیل تھریٹ ہو گیا انڈیا سے. آپ نے اپنی پہلی پرائورٹی ہی پہلے دن سے طے کر لی کہ ہم نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا. چنانچہ اس میں تو آپ کامیاب ہو گئے, آپ کی فوج بڑی مضبوط ہے, آپ نے ایٹم بم بنا لیا, آپ کی فوج جو ہے وہ بڑی امیر ہے, آپ کی فوج بڑی اچھی مینج کرتی ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ جو دوسرے شعبے تھے وہ سارے اگنور ہو گئے. نہ پارلیمنٹ جو تھی اس کو اختیار ملا, نہ سپریم کورٹ طاقتور ہو سکی, نہ دوسرے سول ادارے ہو چکے. تو یہ اس کرائسس کا ہم ابھی تک شکار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ ذہنی طور پر, یا آپ جو اوورسیز بھی ہیں, کیا آپ ذہنی طور پر اس تبدیل ہو چکے ہیں؟ پہلے تو آپ سب لوگ ہی اوورسیز پاکستانی ہی ایٹم بم کے دھماکے پر خوشیاں مناتے تھے. آپ ہی سب لوگ جو تھے وہ سارے پاکستان آرمی اگر ایک جہاز گرائے تو آپ خوش ہوتے تھے. ابھی نندن کو جو ہے وہ آپ جو ہے اس پہ خوشیاں مناتے تھے اس کی گرفتاری پہ, اور آپ جو ہے سارے پولیٹیشنز کو کرپٹ قرار دیتے تھے. آپ جمہوریت کے جو گرا کے جو ڈکٹیٹر آتے تھے آپ ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ سب کو ٹانگ دیں. تو کیا اس سوچ میں کوئی تبدیلی آئے؟ پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ تبدیلی لائیں کہ ہاں پاکستان کا نظام جو ہے وہ آئین اور جمہوریت کے تحت چلنا ہے. کسی تیسری فورس کو, فوج کو یہ اختیار نہیں ہے, نہ احتساب کا, نہ سیاست دانوں کے پیچھے لگنے کا, نہ ان کو قیدوں میں ڈالنے کا. یہ اصول طے کریں اور پھر سارے اس پہ مانیں نا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب نواز شریف جیل جاتا ہے تو PTI والے تالیاں بجاتے ہیں, جب عمران جیل جاتا ہے تو نون والے تالیاں بجاتے ہیں. بس یہ
बदकिस्मती है हमारी कि सियासत इस तरह बटी हुई है कि बजाय इसके कि असूलों पे चले, भाई अगर आप सारे जमहूरियत के मतवाले हैं तो जमहूरियत को तो महफूज करें, आप पार्लियामेंट को तो महफूज करें। यहाँ देखें यहाँ सारा गुलदस्ता बैठा हुआ है, मैं भी कि वहाँ नहीं बैठ सकते सियासतदान सारे। यहाँ आप देखें छोटी सी इस महफिल में पीपल पार्टी, MQM, नून, काफ, लाम, जितनी जमातें सब बैठी हुई, तीन एक ही जगह पे बैठे हुए इकट्ठे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ इकट्ठे नहीं बैठते। इसकी क्या वजह है कि यहाँ आप यहाँ बना लेना, आप यहाँ बना लें, आप इसको कॉपी करेंगे, यही होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ये पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों को इसका साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी लोधी साहब ने भी सवाल किया आपसे कि पाकिस्तान में इतने इशू हैं कि अब तो इशू की बात करते कि बंदा हैरान हो तक करे या ना करे, मत इसी है। लेकिन मैं एक चीज़ से हैरान हूँ कि ये थोड़ा सा वक्त है इनका निगरानों का, निगरान जो है आप देखें क्या वजह है कि सियासतदान जब अपना 5 साल के लिए आते हैं तो ना डॉलर वापस रिवर्स करता है। ये बड़ा सवाल है, इसलिए ना सरहदों पे अपना स्मगलिंग के लिए भी सोचते हैं कि भाई ऊँटों पर होती है या ट्रकों पर होती है या गड्ढों पर होती है, किस चीज़ पे होती है, वो रुकने लगी है, बंदे भी रुकने लगे हैं, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो भी चेंज होती है। तो हमें ये सोचना है कि ये जो हमारे सियासतदान है ये क्यों नहीं 5 साल में ऐसा पाकिस्तान को बना सके जो अभी आज आपने गौर साहब का इंटरव्यू देखा होगा जो अपना दुनिया न्यूज़ पे था, तो वो कह रहे हैं कि हथियार कंट्रोल भी करने लगी है डॉलर को, वैसे भी जगह जगह डॉलर कंट्रोल हो गया, रेट भी कम हो गया। तो मेरा ये आपसे एज ए सीनियर सहाफ़ी और एक दोस्त के, और मेरा तो आपसे एक और रब्ता भी है सहाफ़त का भी, और एक मैं आपसे क्लब का मेम्बर भी करने लगा, मेरी किताब भी, तो हम बुक के हिसाब से भी एक आपके मेंबर हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि जो 5 साल जो छोटे से है, जो 3 महीने वाले हैं, जिन्होंने 2-3 महीने में इलेक्शन कराना, ये कैसे कंट्रोल करें, वो क्या चीज़ है? लेकिन ये गुजारिश ये है कि हमने पाकिस्तान में कोई तजर्बा ऐसा नहीं है जो ना किया। हमने 4 मार्शल लगाए, ठीक है, और जब पहला मार्शल लगा 1958 में तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि दुकानों के ऊपर जालियां लग गई थी, चूने फिर गए थे, सफाइयाँ हो गई थी और ऐसे लगता था पाकिस्तान तब्दील हो गया। लेकिन जब अयूब खान गए तो पता चला कुछ तब्दील नहीं। फिर ज़िया-उल हक आए तो उस वक्त भी ऐसा लगा कि पाकिस्तान अब बिल्कुल बदलने लगा, इस्लाम आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब वो गए तो पता चला क्लाशनकोफ दे गए हैं, हमें पता नहीं क्या क्या बुराइयां दे के चले गए, हेरोइन दे गए। तो बुनियादी देखो, आप अमेरिका में रहते हैं, आप बाहर की दुनिया, यहाँ क्या सिस्टम है कि आप आइन के मुताबिक, आप एक मुल्क के कानून के मुताबिक चलते हैं सारे, और वही रास्ता होता है। ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और पाकिस्तान का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि अगर ये हो जाए तो ये होगा, अगर ये हो, और बड़ा सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। और फौज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाती है। आपको पता है कि हर आर्मी अफसर जिस वक्त अफसर बनता है तो उस दिन वो ये हलफ लेता है कि मैं इस आइन की पाबंदी करूँगा और इस आइन के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। और उस हलफ के मुताबिक ये है कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसके अहकामात को फॉलो करें। लेकिन बदकिस्मती से हलफ का ये जो पार्ट है इस पर अमल नहीं हो सका, और जो खिलाफ वर्जी भी होती है उस पर सजा भी नहीं हो सकी। अब जो जनरल मुशर्रफ को अदालत ने एक ने सजा दी, लेकिन फिर उसी अदालत ने, फौज ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये भी आपके सामने है, फौज भी हमारा अदारा है। देखो इकबाल खोखर साहब, गुजारिश ये है कि ये भी नहीं कर सकते कि फौज को हम कंडेम करना शुरू कर दें। और मुल्क का दिफा है, हर मुल्क के अंदर फौज मौजूद होती है, यहाँ भी पेंटागन है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ इख्तलाफ है उसके सियासी रूप से, फौज से बजाते खुद कोई इख्तलाफ, लेकिन फौज को इलेक्शनों में फौज का क्या काम, फौज का सियासत में कोई दखल नहीं। तो मेरी तो सिर्फ ये राय है कि फौज बड़ी, हमें बड़ी प्यारी है, बहुत उसका हमें अदब है, लेकिन फौज का सियासत से जो तल्लक है वो टूटना चाहिए। मैं अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी की बात करूंगा आपसे, आज फ़ायदा उठा लूँगा आपके तजर्बे का।
اوورسیز میں ہر جنریشن نے، پاکستانی جنریشن نے جو بھی ہے، انہوں نے ایک دفعہ ایسی کوشش کی کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارا ملک جو ہے سنور جائے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے کوشش بھی کی. سر پرابلم ہمیں یہ آتی ہے کہ جب اب جو پاکستان میں الیکٹڈ پالیٹیشنز، پرائم منسٹر کا سسٹم ہے وہاں پہ، پرائم منسٹر صاحب جب وہ اوورسیز کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بھی پرائم منسٹر صاحب لے لیں، جب وہ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں تو ہم جو باہر نکلے ہوئے تھے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں پیچھے ہونا پڑتا ہے یا خاموش ہونا پڑتا ہے یا ہمیں ہمارا کوئی سسٹم نہیں چلتا. کیا ہمیں اس صورت میں آگے بڑھنا چاہیے، خاموش ہونا چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے، یا ان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جو اوورسیز کنٹریز ہیں ان کے خلاف بولنے سے پرہیز کریں اور اپنے ملک کو اسٹیبلش کریں؟ سر اس کے ساتھ دوسرا ایک ریلیونٹ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ینگسٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے جو اپنا دور گزارا ہے، آپ کی نظر میں ان کا آنے والا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ پاکستان نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے 2 پرائم منسٹر آپ نے لگائے ہیں. معین قریشی ورلڈ بینک میں تھے، اوورسیز پاکستانی تھے. شوکت عزیز کو ہم نے پرائم منسٹر لگایا. 2 پرائم منسٹر جو ہیں ہم نے آپ کو دیے اور کوشش کی کہ وہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ اوورسیز سے کے ذریعے آئے. پھر ہم نے جو 2018 کا الیکشن ہے، یہ بھی سارے اوورسیز کی خواہشات کے مطابق پی ٹی آئی کو لے کے آئے. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ 2018 اور نواز جو عمران خان کا دور تھا، اس میں کیا کوئی آپ کی انویسٹمنٹ گئی؟ کیا آپ نے وہاں کے پاکستان کے اندر آ کے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی؟ تو دیکھیں سارا بلیم ہم پہ نہ ڈالیں، کچھ اوورسیز پہ بھی بلیم ڈالنے دیں. اور اوورسیز بھی جذباتی تو بڑے ہیں، لیکن پاکستان کو نہ جمہوری شعور دیا، ہمیشہ ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیتے رہے. جتنے لوگ ہیں وہ وزیر بننا چاہتے ہیں یا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں یا تصویریں اتوارنا چاہتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے تقریباً 20 سے 30 دفعہ آئین کا ذکر کیا ہے جسے سب کو احترام کرنا چاہیے ایز اے پاکستانی، ایز اے اوورسیز پاکستانی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت آئین بحال ہے؟ اور دوسرا، آپ یہ نہیں سمجھتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت انڈکلیئرڈ مارشل لا نہیں لگا ہوا؟ اس کے اوپر آپ بہتر آپ سے سننا چاہوں گا. شکریہ. بالکل صحیح، آپ کی دونوں باتوں کا میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت آئین کی پابندی نہیں ہو رہی. 90 دن کے اندر میں دوستوں سے گزارش کروں گا وڑائچ صاحب کی بات سنیں، اس کے بعد کھانا کھائے اور گفتگو کریں. تھینک یو. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے اور ساری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، ساری پارٹیوں کو برابر کا حق ملنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس وقت عدالتوں پر پابندیاں ہیں، اس وقت ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. یہ ساری آئین کی خلاف ورزیاں ہیں. آپ میڈیا پر پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ کیا سیاسی پارٹیاں بھی اس پر عمل کرتی ہیں؟ سیاسی پارٹیاں جو پابندی لگاتی ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں بھی پابندیاں لگائی ہیں. اس لیے ہم ابھی اتنی استعار نہیں ہے کہ فوراً موومنٹ بننے میں ابھی وقت لگے. یہ جو آئین کی خلاف ورزی پر لوگوں کے تحفظات تو ہیں، لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے، نون نے اپنے دور میں بھی یہی سب کچھ کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اس لیے ابھی تک اس کے خلاف بغاوت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. لیکن الٹیمیٹلی ایک بغاوت پیدا ہوگی. یہ لاہور میں بھی آپ سے 1-2 دفعہ بولا. میں پیشے کے لحاظ سے اب میں ایڈوکیسی سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں بیٹے کے ساتھ جاتا ہوں. میں نے کہا کبھی کبھی ملاقات سرور صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے حساب سے منیر صاحب سے، عظیم صاحب سے، نعیم صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں چونکہ کچھ پاکستان کی ہسٹری میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا، میری تو پیدائش پاکستان بننے کے بعد ہی، لیکن ایوب خان کے دور میں وہ آرمی کا تھا، ڈکٹیٹر تھا.
डिक्टेटर था वो, लेकिन उसने काम अच्छे किए। उसके दौर में तमाम पाकिस्तान के तमाम गाँव में बिजली पहुँचाई गई, जिसका जिक्र हम नहीं करते क्योंकि वो उसके पीछे बैक करते हैं। आप उसके पास कई लोग अच्छे भी आए आर्मी के, कई बुरे भी आए। उस अयूब खान ने 2 आइन दिए, 1956 का भी, 1963 का भी। फिर हमारे जो सियासी लीडर जो है सरकार मुतफिका आइन पास किया 1973। उस वक्त तक हम फौज को अच्छे समझते थे, बहुत अच्छे, लेकिन हम जो देश लगी पाकिस्तान में जो इस वक्त अंधेर नगरी पाकिस्तान में है कि लोगों को बगैर पर्चे के, बगैर किसी कानूनी चीज के, बगैर गिरफ्तार नहीं करते, छुपा देते, अगवा कर देते, बहुत बड़ा जुर्म। और हमारे आदमी के जज्बात जितने भी सब के सब लूट मार करके बल्कि चले जाते, मीने खरीदते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ और बच्चों की बनाते हैं। मेरे ये नवाज शरीफ का मतलब ये था कि, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं किया जर्नैलों ने। अब जर्नैल जो जुल्म पाकिस्तान पे कर रहे हैं, अब पाकिस्तानी अवाम भी इस आदमी के खिलाफ हो। जो बेसिक चीज़ है वो पाकिस्तान के मौजूदा खतरे में महसूस हो रहे हैं। आइन को तो पाबंद कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम सब बेबस हैं। आप, मैं, सब हम बेबस, हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन ऊपर आदमी है, उनके पास डंडा, या तो वो आपके डंडा ने हमसे मुकाबला करेंगे, उनके पास बंदूकें, उनके पास आवाम रहती है, अगर पकड़ लेते हैं। तो इस सिलसिले में आप भी अपना रोल कि बाहर में बोला तो आप तुम करेंगे भी देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो रास्ता है ना जो आप बता रहे हैं, इससे तो अनारकी आएगी। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी आ जाए? हम सारे लोग शरीक, आप हो, मैं हूँ, हम पंजाबी की अक्सरियत, हमने बलूचिस्तान में 3 एक्शन किए हैं। आपने कभी पंजाब से आवाज़ उठाई है कि क्यों डिसअपीयर लोग होते हैं? अब अगर पंजाब में होने लगे हैं तो हमको तकलीफ हो गई है। सवाल यह है कि आपने सिंध में जो किया है, MRD की मूवमेंट पर 300 बंदे एक दिन में हेलीकॉप्टर में मार दिए थे, उस पर पंजाब से कोई आवाज़ उठी थी? अब आप पंजाब में थोड़ा सा हुआ है तो पर बर्दाश्त करें ना, आपने पाली हुई है, आपकी अपनी हमेशा सपोर्ट रही है, ये सब आपने सपोर्ट किया उसको। अब जब सपोर्ट किया है, आपने एक सांप पाला है, तो फिर सांप आपको खाएगा कि नहीं खाएगा? तो ठीक है, फिर बर्दाश्त करें, या तो अपनी सोच बदलें। जब बलोचों पे जुल्म होता है आप नहीं बोलते, जब सिंधियों पे जुल्म होता है आप नहीं बोलते, जब पीपल्स पार्टी पे जुल्म हुआ आप नहीं बोले, जब नून पे जुल्म हुआ आप नहीं बोले, अब PTI पे जुल्म हुआ है तो आप बोले। ये तो नाइंसाफी है ना। सबके लिए एक असूल बनाए, सबके लिए एक असूल बनाए, असूल एक बनाए कि भाई जिसके साथ भी ज्यादती होगी उस पर हम बोलेंगे, चाहे वो बलोची हो चाहे सिंधी हो, उनको आप बेवजह नहीं मानते। बलोचिस्तान में 3 फौजी ऑपरेशन हो चुके हैं, उनका क्या कसूर अब चल रहा है? मेरा सवाल ये है कि जब हम इंतकामी सियासत की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली काकड़ साहब यहाँ पे आए थे तो उन पे एक सवाल किया गया ह्यूमन राइट्स के बारे में कि ख़वातीन के साथ जाती हो रही है। तो उन्होंने एक बात की कि दुनिया भर में ख़वातीन के हकूक़ हैं, मगर दुनिया के किसी भी खित्ते में खातून को ये हक नहीं दिया जाता कि वो किसी को कत्ल कर दे या कहीं पे आग लगा दे। सिमिलरली जब हम इंतकामी कार्रवाई की बात करते हैं तो एक सियासी पार्टी पाकिस्तान में 9 मई को एक बगावत का जो है वो हमला करती है। तो अब जब वो उनकी बगावत पकड़ी जाती है, बगावत और इनकलाब में तो बड़ी थिन लाइन है, कामयाब होगी तो बगावत नाकाम होगी तो वो बगावत हो जाती है। तो उसमें ये कहना कि उनके साथ जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा है, जब उन्होंने ये एक जुर्म किया है तो उनके अगर खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो इस पर हमें इंतकामी कार्रवाई का ये वायदा भी करना चाहिए। थैंक यू। साहब एक आखिरी क्वेश्चन
इजाज़त दी, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी पिछले 40 साल में जितनी भी हुकूमतें रही हैं, कानून लेके पार्टी के या PTI, सब ने ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से वादे किए कि आपके जितने भी इश्यूज है पाकिस्तान, इनको मतलब देखा जाएगा, हल किया जाएगा। वोट का हक की बात हुई, इलेक्शन लड़ने की बात है, पाकिस्तानी यहाँ पे ओवरसीज में जो रहते हैं इनकी प्राप्तियों पे वहाँ पे कब्जे हो जाते हैं, सब ने बातें की हैं, लेकिन करता कोई नहीं। लेकिन मेरी आपके ज़रिए मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए कि भाई ये और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको आप बैकबोन भी कहते हो, लेकिन साथ में इनको आप सिक्योरिटी रिस्क भी समझते हो। देखिए IMF के पास कोई जो को बचाती है $3-4 बिलियन के लिए, उनकी इतने मिलते हैं, वो बल्कि पूरे पाकिस्तान परेड कर दिए। अगर आप इन सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मना लें, इनके इशू हल करें, इनके मसाइल हल करें, इनको पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के बराबर अगर हुकूक दे दी जाए, तो मेरा ख्याल ऐसा है कि किसी आपको पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को IMF की जरूरत नहीं है। ये हमारा मैसेज, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ओवरसीज जी? पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स हो गई, हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ की कम्युनिटी को अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाए। जैसे आपने बताया कि ब्रिटानिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्टिव हो गई है, उनके काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, बेल्जियम में रिप्रेजेंटेशन है, यूरोप में। इस तरह हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई जो पार्टी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की छोड़ के यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, ताकि हम कुछ यहाँ पर पावर हासिल कर सकें। हमारी जनरेशन खत्म होने के बाद हमारे बच्चों का इतना ज़्यादा जो है ना लिंक नहीं रहेगा अगर हम नंबर 2 आ गया है कि क्या है पॉसिबल कि पाकिस्तान में कंसेंसस गवर्नमेंट बन सके अगले 15 साल के लिए, और कौमियत को जिस तरह कह रहे हैं सब होना धोना खत्म हो, सारे मिलकर बैठे और 15-20 साल के लिए एक कौमी हुकूमत बने, ताकि हम अपने सारे जो क्राइसिस है वहाँ इसमें निकल सकें। इस पर आपका क्या? आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे ये हमारी जो मुस्लिम बरादरी है और आखिरी ये फिर सबको सारे इकट्ठे 30 सेकंड करीब कर लें, माइक ज़रा करीब करेंगे तो आवाज़ आएगी जी जी। और मैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, और मैं इस वक्त मुख्तलिफ तौर पर ये सवाल भी करना चाहता हूँ आपसे, और कहना भी ये चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा जिक्र किया 1973 के आइन का और जनरल ज़ियाउल हक का भी, लेकिन मुझे अफसोस है कि 1973 के आइन में जो अक़लियतों के लिए कहा गया उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और गुस्सा यह है कि अभी जो जड़वाला का वाक़या हुआ है उसमें आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं तो मेरी तो शुरू से ये राय रही है कि अक़लियतें पाकिस्तान में अक़लियत और अक्सरियत में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम तो जिन्ना साहब की उस बात के हामी हैं कि यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू मास्क, और पाकिस्तान बना ही इस बुनियाद पर था कि पाकिस्तान तो मुसलमान खुद अक़लियत थे, तो अक़लियतों ने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए ये बनाया था। तो दूसरी अक़लियतों के लिए तो सोच रखना कि भाई उनको आज़ादी नहीं है, बिल्कुल गलत है। जड़ावाला का वाक़या हो या कोई और भी वाक़या हो, हम उसको फुली कंडेम करते हैं और इस सोच को भी रद्द करते हैं कि जिसमें अक़लियतों को कोई कमतर समझा जाए। अक़लियतें हमारे बराबर हैं, बल्कि इनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए, इनको अपने से ज़्यादा रोल देना चाहिए, इनको नज़र आना चाहिए पाकिस्तान के मामलात में, इनको डबल वोट दें, इनके वज़ीर ज़्यादा रखें, इनका चेहरा ज़्यादा नज़र आए, ताकि पाकिस्तान जो है एक मल्टी कल्चरल मल्टी प्लूरल सोसाइटी जो है वो नजर आए। ये खाना बिल्कुल रेडी है और आप सारे
کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. السلام علیکم صاحب, کھانا آ گیا ہے. میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پاکستان کے جو ارباب اقتدار ہیں, جو جب بھی آتے ہیں, کہ ہم اوورسیز پاکستانی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کی پالیسی سے, خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہو, خواہ وہ فوج کی ہو, ہم ان سے فیڈ اپ. آپ ایک میسیج ان کو دیجیے کہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں. اگر آپ بندوق جو ہے ہمارے کندھوں پر رکھ کر چلاتے ہیں تو ہماری جو ہے ہم سب آپ سے ڈالا ہے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے خوش ہو. تو آپ ایک میسیج ان کو بتائیے جا کے کہ ہم کوئی ان کی جو پالیسی بناتے ہیں, جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈالا ہے. ہم سب پاکستانی, اوورسیز پاکستانی ان کی پالیسی سے خوش نہیں. امریکن پولیس آفیسر ہیں, آج ان کی 84% کے کمانڈنگ آفیسر کی حیثیت سے جو انہوں نے ڈیوٹیز کی. اس کے بعد یہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں انٹیلیجنس بیورو, پبلک افیئرز بیورو میں ان کی کمانڈنگ آفیسر کے طور پر تعیناتی ہوئی, اور یہ بہت بڑی پوزیشن ہے بہت بڑا ایک اعتماد ہے. تو پلیز گیو اے راؤنڈ آف اپلاز ٹو علی راوت. اور میں ابھی پر سے ریکویسٹ کروں گا پلیز سے اپنے ورڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب اتنی بڑی ہستی ہو, اتنے بڑے ہمارے بھائی ہیں جی, ہمارے عدیل صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں جی, بہت ایز اے ینگ آفیسر, اور اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیشہ سب محبت کرتے ہیں, اور یہ بھی اتنے ہی پاکستان سے محبت, پاکستانیوں سے محبت, اپنے فرض سے محبت. اور یہ ایک آئیڈیل ہے پاکستانیوں کے لیے کہ کس طرح امریکن گورنمنٹ میں انہوں نے سروسز ادا کر کے اپنا مقام حاصل کیا. تھینک یو سر. اور یہی کہوں گا کہ دس از گریٹ آنر, چودھری صاحب اور کیسے کہتے ہیں نعیم صاحب, اور ہمارے جو ہسٹری میکنگ فرسٹ سینئر ایڈوائزر ٹو دا نیو یارک سٹی میئر, اپنا ہمارا پاکستانی ہمارا بھائی احسن چغتائی, اور بھی جتنے یہاں پہ لوگ ہیں ینگسٹرز کے لیے ایک مثال بن رہی ہے کہ ہم بھی اس ملک میں آ کے کچھ بھی بن سکتے ہیں, اور اپنی کتنی بھی ایڈوانٹیج جو اویلیبل ہیں ہم اس کو لے سکتے ہیں, تاکہ ہم اپنے کمیونٹی کو جو روٹس ہیں ان کو پراؤڈلی سرو کر سکیں. سو تھینک یو محسن بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. محسن بھائی تھینک یو بہت بہت. دس از اے گریٹ آنر ناٹ اونلی فار می بٹ فار مائی ہول کمیونٹی.